हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने टारगेट विथ विनय यूट्यूब चैनल पर। देखिए, हम लोग प्रस्तावना से संबंधित जो भी कॉन्सेप्चुअल बातें थे उसको हम लोगों ने 5 मिनट में तैयार कर लिया था। आज चलिए हम लोग देखते हैं प्रस्तावना से संबंधित जो भी आपके एग्ज़ाम में, चाहे यूपीएससी हो, चाहे यूपीपीसीएस हो, आरओ हो, जो भी एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं उसको हम लोग देखने का प्रयास करते हैं। देखिए, थोड़ी आवाज़ भी भारी लगेगी आप लोगों को, तबीयत थोड़ा सही नहीं है तो इस चीज़ को इग्नोर करिएगा। चलिए देखते हैं पहला प्रश्न। इस प्रश्न में देखिए प्रस्तावना दिया गया है और ये जो डैश डैश है वो पूछा है कि यहाँ पे क्या भराएगा। ये हमारे प्रस्तावना का विवरण है, ठीक है। तो इसमें क्या भराएगा, यहाँ पे पूछा है संविधान सभा में आज, ठीक है, संविधान सभा में आज डैश डैश के एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। तो कब अंगीकृत और आत्मार्पित करते हैं, यानी संविधान को कब हम लोग अपनाते हैं, तो 26 नवंबर 1949 को यहाँ अपनाते हैं। यहाँ पे 26 नवंबर 1949 भराएगा, ठीक है। और 26 नवंबर को हम लोग क्या मनाते हैं, 26 नवंबर को ही हम लोग संविधान दिवस मनाते हैं, क्योंकि इसी दिन हमारा संविधान लागू हुआ था। कुल टोटल लमसम 15 अनुच्छेद जो थे नागरिकता से संबंधित, राष्ट्रपति से संबंधित, तो कुछ आर्टिकल को इसी दिन लागू किया गया था। और पूर्ण रूप से कब लागू किया गया, तो 26 जनवरी 1950 को, ठीक है। उम्मीद है कि आपको पहले क्वेश्चन का अर्थ समझ में आ गया था। चलिए आगे चलते हैं दूसरे प्रश्न पे। देखिए दूसरा प्रश्न देख लेते हैं। देखिए दूसरे प्रश्न में क्या पूछा गया है कि भारतीय गणतंत्र की 26/1/1950 को संवैधानिक वस्तु स्थिति क्या थी जब संविधान लागू किया गया था। तो क्या लोकतंत्रात्मक थी, ठीक है। चलिए ठीक है, मान लीजिए लोकतंत्रात्मक तो थी, लेकिन और भी ऑप्शन देखते हैं। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, धर्मनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य, ठीक है। धर्मनिरपेक्ष नहीं था, वहाँ पे धर्म की बात का उल्लेख नहीं किया गया था, वहाँ यहाँ पे धर्मनिरपेक्ष की ही बात कही गई थी, ठीक है। तो ये भी देख लेते हैं कि वहाँ पे धर्मनिरपेक्ष तो था नहीं। तीसरा ऑप्शन देख लेते हैं कि संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य, ठीक है। तो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य ही हमारे संविधान का प्रारंभिक अवस्था में लागू किया गया था। देख लीजिए, चलिए देख लेते हैं इस चीज़ को, ठीक है। देखते हैं क्या क्या हुआ था उस टाइम। 26/1/1950 को भारतीय गणतंत्र की संवैधानिक वस्तु स्थिति भारत संविधान के तत्कालिक उद्देशिका के अनुसार संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य की थी। समाजवाद, पंथनिरपेक्ष और अखंडता शब्द 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया था। और एक बात याद रखिएगा आप लोग कि जो प्रस्तावना है या उद्देशिका है या प्रिएम्बल, ठीक है, तीनों इसी चीज़ को बोला जाता है। तो इसमें अभी तक केवल एक बार ही संशोधन हुआ है। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा आगे, ठीक है। तो याद रखिएगा कि कब हुआ था एक बार में, तो 42वें संविधान द्वारा क्या क्या शब्द जोड़े गए थे, वो तीनों शब्द आप लोग को पता होना चाहिए, समाजवाद, पंथनिरपेक्ष और अखंडता। चलिए अगले प्रश्न में तीसरा प्रश्न देख लेते हैं। 26 जनवरी 1950 को भारत की वास्तविक संवैधानिक स्थिति क्या थी, ठीक है। फिर वही क्वेश्चन पूछा गया, तो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य थी। चलिए आगे देख लेते हैं। भारत के संविधान के निर्माताओं का मत निम्नलिखित में से किससे प्रतिबिंबित होता है, ठीक है। भारत के संविधान के निर्माताओं का मत, ठीक है, मत की बात कर रहा है, किस में प्रतिबिंबित होता है, तो वो उद्देशिका में प्रतिबिंबित होता है। उद्देशिका जानिए एक क्या है, हमारे संविधान को अगर पूरा समझना है तो अगर उद्देशिका का अगर आपको अच्छे से पता चल गया कि हमारे उद्देशिका में किन किन शब्दों का यूज हुआ है, तो हमारे इतने लंबे चौड़े जो पूरे विश्व का सबसे बड़ा संविधान हमारा भारत का है, तो खाली उद्देशिका पढ़ के हम भारत के संविधान के बारे में अच्छी खासी नॉलेज जान सकते हैं, मतलब पूरा समझ सकते हैं कि भारत के संविधान में वास्तविक स्थिति क्या है, ठीक है। तो उसी की बात कहा है, तो उद्देशिका के माध्यम से ही होता है। अब देखिए उद्देशिका की बात कहा गया, तो उद्देशिका 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा के समक्ष जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तुत किया गया था और 22 जनवरी 1947 को पारित कर दिया गया और इसको स्वीकार किया गया, ठीक है। तो ये संविधान सभा के द्वारा ही इसको स्वीकार किया गया था, ठीक है। इस चीज़ को आप लोग याद रखिएगा कि इसको कब किसके द्वारा स्वीकार किया गया था। तो चलिए पांचवें प्रश्न को देख लेते हैं, ठीक है। तो भारत के संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय, स्वतंत्रता, समानता एवं भ्रातृत्व का उल्लेख किया गया है, ठीक है। तो देखिए पहले बात करते हैं न्याय की, ठीक है। न्याय कितना है, तो न्याय आपका 3 है, ठीक है। स्वतंत्रता कितने प्रकार की, 5 प्रकार की स्वतंत्रता का उल्लेख किया गया है। और अगर बात करें समानता की, तो समानता में आप याद रखेंगे कि 5 समानता का उल्लेख किया गया है, ठीक है। तो 3 ये हो गया,
ठीक है, 3 ये हो गया। ठीक है, स्वतंत्रता की बात करें तो 5 स्वतंत्रता हो गया। ठीक है, और फिर उसके बाद समानता की बात करें तो 2 समानता हो गया। भ्रातृत्व की बात करें तो 1। ठीक है, 1 का उल्लेख किया गया है। तो ऑप्शन कौन सा बन रहा है? 3, 5, 2, 1। तो ऑप्शन नंबर पहला करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका पहला ही क्या होगा? करेक्ट होगा। ठीक है, चलिए अब देखिए, अब यहीं से आपको याद रख लेना है कि कितने प्रकार के न्याय का उल्लेख किया गया है। तो न्याय 3 प्रकार का है, तो न्याय भी याद रखिए कि कौन कौन से न्याय का उल्लेख किया गया है। ठीक है, तो सामाजिक न्याय का उल्लेख किया गया है। ठीक है, पहला सामाजिक। ठीक है, सामाजिक न्याय का उल्लेख किया गया है। ठीक, दूसरा आर्थिक न्याय का उल्लेख किया गया है। ठीक है, आर्थिक न्याय का उल्लेख किया गया है। और तीसरा राजनैतिक। ठीक है, राजनैतिक न्याय का उल्लेख किया गया है। ठीक है, 3 प्रकार के न्याय का उल्लेख किया गया, ये आपको समझ में आ गया। अब स्वतंत्रता की बात कर लेते हैं। तो स्वतंत्रता भी जो है 5 प्रकार का स्वतंत्रता का उल्लेख किया गया है। तो कौन कौन सा? प्रतिष्ठा, प्रतिष्ठा। ठीक है, प्रतिष्ठा, विचार। ठीक है, स्वतंत्रता में ये प्रतिष्ठा पहला हो गया, दूसरा विचार हो गया, तीसरा अभिव्यक्ति यानी बोलने की स्वतंत्रता की बात कर रहा है जो आर्टिकल 19 में है, अभिव्यक्ति। और अगर चौथे की बात करें तो धर्म। ठीक है, चौथा क्या हो जाएगा? धर्म हो जाएगा। और पांचवा क्या हो जाएगा? विश्वास, विश्वास और उपासना। ठीक है, विश्वास और उपासना। ठीक है, ये याद रखिएगा, 5 प्रकार की स्वतंत्रता का उल्लेख किया गया है। ठीक है, उम्मीद है कि इतनी चीज़ें आप लोगों को क्लियर हो गई होंगी। ठीक है, और भ्रातृत्व की बात करें तो भ्रातृत्व आप जान रहे हैं कि हम लोग कहाँ से लिए हैं? तो फ्रांस से लिए हैं। तो ये बात आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, और समानता की बात करें तो समानता भी हम लोग 2 लिए हैं, प्रतिष्ठा और अवसर। अवसर की समानता की बात करता है, 2 प्रतिष्ठा और अवसर की समानता की बात करता है। ठीक है, और भ्रातृत्व 1 है, यानी बंधुत्व की भावना जो है 1, उसी के बारे में कहा गया है। चलिए अगले प्रश्न पे देख लेते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना के सिलसिले में निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है? ठीक है, तो ये बताना है कि भारतीय प्रस्तावना के संबंध में कौन सा क्रम सही है। ठीक है, तो देखिए, गणतंत्र, जनवाद, धर्मनिरपेक्ष, समाजवाद और ये सब चीज़ों की बात कही गई है। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा मिस्टेक है, देखिए यहीं से आप लोग क्लियर कर लीजिए, इसको रट लीजिए। सार्वभौम सत्ता संपन्न की समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और लोकतंत्रात्मक गणतंत्र, यही क्रम है इसका। ये क्रम आप लोग को याद होना चाहिए। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न, 7वें प्रश्न को देख लेते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया है? तो भारत को एक सार्वभौमिक समाज के रूप में घोषित किया गया, सार्वभौमिक समाजवादी के रूप में घोषित किया गया, धर्मनिरपेक्ष के रूप में घोषित किया गया, प्रजातांत्रिक गणतंत्र के रूप में घोषित किया गया। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, चलिए अगले प्रश्न को देख लेते हैं, 8वें प्रश्न को। फिर क्रम लगाने को आ गया। अब समाजवाद, प्रजातांत्रिक, सार्वभौमिक और धर्मनिरपेक्ष का क्रम लगाना है। तो पहले आपको पता है कि सार्वभौमिक, अगर ये चीज़ें आप लोग को क्लियर नहीं हो रहा है तो आप लोग पहले प्रश्न का इसको देख लीजिए, इसमें क्या क्या है। देखिए कैसे 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 किया गया है। देखिए संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य, यही पूछ रहा है कि कौन क्रम से कौन पहले है कौन बाद में है। ठीक है, वही क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो चलिए देख लेते हैं 8वें प्रश्न में। ठीक है, तो 8वें प्रश्न में क्या हो जाएगा? पहले सार्वभौमिक का यूज किया गया है। ठीक है, फिर समाजवाद का यूज किया गया है, फिर धर्मनिरपेक्ष का यूज किया गया है, फिर उसके बाद प्रजातांत्रिक का उल्लेख किया गया है। तो ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं, 9वां प्रश्न। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द को किस संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था? तो जान ही रहे हैं आपकी समाजवाद और समाजवाद, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द को 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया था। ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए 10वां प्रश्न देखते हैं। निम्नांकित में से कौन सा 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से भारत के संविधान की प्रस्तावना में जोड़ा गया? फिर वही पूछा कि कौन कौन से शब्द जोड़े गए। तो देखिए समाजवाद भी जोड़ा गया था, पंथनिरपेक्ष भी जोड़ा गया था और अखंडता भी जोड़ा गया था। यहाँ अखंडता नहीं है लेकिन 2 ही दिया है तो 2 को ही लगाएंगे। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं, 11वें प्रश्न को। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी शब्द जोड़े गए, कब जोड़े गए? तो 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया है। थोड़ा तबीयत सही नहीं है तो बोलने में थोड़ा तकलीफ हो रहा है, तो आप लोग थोड़ा इस चीज़ को इग्नोर करिएगा। चलिए
12वें प्रश्न को देख लेते हैं। इसमें पूछा गया है भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य वर्णित करता है, कौन वर्णित करता है? तो देखिए मौलिक अधिकार में क्या है, धर्मनिरपेक्ष की बात कही गई है, ठीक है, धर्मनिरपेक्ष की बात कही गई है। तो निम्नलिखित में से कौन भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य वर्णित करता है? तो ये संविधान की प्रस्तावना में वर्णन किया गया है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं, 13वां प्रश्न देखते हैं। 1975 में भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सम्मिलित नहीं था। तो 1975 में क्या क्या सम्मिलित नहीं था? अखंडता भी नहीं सम्मिलित था, ठीक है, अखंडता भी नहीं सम्मिलित था इसमें, ठीक है। कौन कौन से शब्द नहीं सम्मिलित थे? पंथनिरपेक्ष, समाजवादी और अखंडता शब्द नहीं सम्मिलित थे, क्योंकि ये तीनों शब्द क्या है 1976 में 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया था। तो 13वें का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 14वें प्रश्न को देख लेते हैं। क्रम लगाने के लिए दिया हुआ है, तो इसका क्रम लगाने की कोशिश करिए। निम्नलिखित शब्दों में से कौन कौन से शब्द 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में जोड़े गए? ठीक है, 42वें संविधान संशोधन 1976 में 3 शब्द जोड़े गए थे। क्या क्या जोड़े गए थे? समाजवाद, पंथनिरपेक्ष और अखंडता। यहाँ पे अखंडता तो दिया नहीं है, तो 2, 1 और 3 ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए बात कर लेते हैं 15वें प्रश्न की, ठीक है। 15वें प्रश्न को देखते हैं हम लोग, ठीक है। 15वां प्रश्न देखिए। 15वां प्रश्न क्या है? संविधान की उद्देशिका के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए और कोड की सहायता से बताइए कि इनमें से कौन सा सही है। पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तुत ऑब्जेक्टिव प्रस्ताव अंतोगत्या उद्देशिका बना। तो ये तो बात ही सही है कि 13 दिसंबर 1900 जो है 46 को पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा इसको पेश किया गया था, और बाद में 22 जनवरी 1947 को इसको स्वीकार कर लिया गया और इसको उद्देशिका का रूप दिया गया। इसकी प्रकृति न्याय योग्य नहीं है, ठीक है। बाद में एक केस आया था, केशवानंद भारती केस आया था, उसमें बताया गया। फिर मुंबई बना केस आया, उसमें भी बताया गया कि इसकी प्रकृति न्याय योग्य नहीं है, क्योंकि ये हमारे मूल ढांचा से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख किया गया है इसको, ठीक है। इस चीज़ को भी याद रखिएगा, ठीक है। तो दूसरा भी सही हो जाएगा। इसका संशोधन नहीं हो सकता, ठीक है। इसका संशोधन नहीं, मतलब संशोधन नहीं हुआ है आज तक, एक बार तो हुआ है। संविधान के विशिष्ट प्रावधानों को यह रद्द नहीं कर सकता, ठीक है। ये कोई भी संविधान के विशिष्ट प्रावधानों को यह रद्द नहीं कर सकता, तो ये रद्द नहीं कर सकता। चलिए बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। 16वें प्रश्न को देखने का प्रयास करिए। संविधान की प्रस्तावना का विधिक स्वरूप क्या है? विधिक स्वरूप क्या है? यह लागू किया जा सकता है या लागू नहीं किया जाता? क्या तो प्रस्तावना को तो लागू नहीं किया जा सकता, ठीक है। तो ये विधिक स्वरूप क्या है, तो उसके बारे में पूछा है, तो ये लागू नहीं किया जा सकता। भारतीय संविधान की उद्देशिका में संशोधन किया गया है, हाँ किया गया है। तो कौन से? 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा इसको किया गया है। समाजवादी शब्द उद्देशिका में कब जोड़ा गया? तो आपको पता है कि 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा इसको जोड़ा गया है। थोड़ा तेज चलने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि कई सारे क्वेश्चन इतने रिपीटेड हैं कि आपको खुद ही याद हो जाएगा, ठीक है। तो उस चीज़ को समझने का प्रयास करिएगा। चलिए देखते हैं। समाजवादी शब्द के संशोधन द्वारा जोड़ा गया, तो 42वें आपको बता दिए कि 3 शब्द पहले समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता शब्द को 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया है। चलिए बात कर लेते हैं 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत भारतीय संविधान की प्रस्तावना में शब्द सम्मिलित नहीं थे। तो 3 शब्द नहीं सम्मिलित होंगे, एक तो पंथनिरपेक्ष, अखंडता और समाजवादी शब्द सम्मिलित नहीं होंगे। तो समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता जहां होगा यही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बात कर लेते हैं 21वें प्रश्न की बात कर लेते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में पंथनिरपेक्ष शब्द जोड़ा गया, तो आपको पता है 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा इसको जोड़ा गया। 22वें प्रश्न को देख लेते हैं। 22वें प्रश्न में क्या है? भारत के संविधान के आमुख का लक्ष्य उसके सभी नागरिकों के लिए सुनिश्चित करता है। संविधान के आमुख का लक्ष्य मतलब वो प्रस्तावना की बात कर रहे हैं कि उसके नागरिक के लिए क्या सुनिश्चित करता है। तो क्या सुनिश्चित करता है? सामाजिक तथा आर्थिक न्याय सुनिश्चित करता है। तो न्याय तो आपको बताया कि 3 न्याय का बात किया गया, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। तो ये बात सही है कि हाँ ये चीज़ों को करता है। विचार तथा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता आपको पता है कि आर्टिकल 19 में है, और ये प्रस्तावना में भी इसका उल्लेख है, तो ये भी सही है। अवसर की समानता, ठीक है, प्रस्तावना में अवसर की समानता की बात कही गई, क्योंकि प्रतिष्ठा और अवसर की समानता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुत्वता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर हम अपनी संविधान सभा को 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत एवं आत्मार्पित करते हैं। जब पढ़ेंगे आप पूरा प्रस्तावना, आपको याद होना चाहिए, क्योंकि आपके इंटरव्यू में भी पूछा जा सकता है कि प्रस्तावना के बारे में आप क्या जानते हैं, या पूरा प्रस्तावना बताइए, ठीक है। चलिए ये हो गया, इसमें चारों सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न देखिए,
नीचे दो कथन दिए गए हैं जिनमें से एक को कथन ए तथा दूसरे को कारण आर कहा गया है। ठीक है, भारत एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य है। ठीक है, तो ये तो सही है। इसे 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य के स्थान पर प्रतिस्थापित किया गया। ठीक है, तो ये याद रखिएगा कि ये बात भी सही है कि कारण जो है पहले वाले प्रश्न का व्याख्या भी कर रहा है, बातें भी सही हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। देखिए यहाँ पे अगर समझ सकते हैं तो इस चीज़ को समझिए। देखिए कहा क्या गया है कथन में, भारत एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य है। ठीक है, तो ये तो बात है कि हाँ है। ठीक है, कारण क्या है कि इसे 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य के स्थान पर प्रतिस्थापित किया गया। तो ये शब्द को जो आप जान ही रहे हैं कि इसको प्रतिस्थापित किया गया था। चलिए बात कर लेते हैं 24वें प्रश्न को। भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है क्योंकि संविधान की प्रस्तावना आरंभ होती है हम भारत के लोगों से। ठीक है, हम भारत के लोग, और ये जो लाइन है ये हम लोग अमेरिका से लिए हैं। वहाँ पे क्या है, हम अमेरिका के लोग। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखिएगा कि अमेरिका से पहली ही लाइन को वहाँ से लिया गया है और प्रस्तावना भी अमेरिका के ही तर्ज पे हम लोग शामिल किए हैं। ठीक है, चलिए बात करते हैं हम भारत के लोग शब्दों का प्रयोग भारतीय संविधान में कहाँ किया गया है। हम भारत के लोग शब्दों का प्रयोग भारतीय संविधान में कहाँ किया गया है, तो आप याद रखिए प्रस्तावना में ही इसका उल्लेख किया गया है। तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 26वें प्रश्न को देख लेते हैं। सभी व्यक्ति पूर्णतः और समान रूप से मानव हैं, यह सिद्धांत जाना जाता है। ठीक है, तो ये सार्वभौमिकता का सिद्धांत है, इसको आप लोग रट लीजिए। सभी व्यक्ति पूर्णतः और समान रूप से मानव हैं, ये सार्वभौमिकता की बात करता है। ठीक है, इस सिद्धांत को याद रखिएगा आप लोग, ये पूछा जा सकता है एग्जाम में। देखिए भारत के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन धर्मनिरपेक्ष शब्द का सही भाव व्यक्त करता है। धर्मनिरपेक्षता का मतलब क्या होता है वो उसके बारे में आप लोगों को बताना है कि भारत का राज्य का कोई धर्म नहीं है। धर्मनिरपेक्ष का मतलब ही होता है कि भारत के राज्य का कोई धर्म नहीं है, धर्म से परे है। ठीक है, चलिए सबको अपने हिसाब से धर्म को चुनने का अधिकार है। ठीक है, अपनाने का भी अधिकार है। बात कर लेते हैं 28वें प्रश्न की। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लिखित है। ठीक है, उल्लिखित नहीं है। ठीक है, तो संघीय शब्द नहीं उल्लिखित है। यह आर्टिकल 1 में कहा गया है भारत राज्यों का संघ है। ठीक है, और संघीय शब्द जान रहे हैं कि आप लोग कनाडा से, हम लोग इसको कनाडा से अपनाए हैं। ठीक है, इसको कहाँ से अपनाए हैं, कनाडा से अपनाए हैं। और जो अनुच्छेद 1 की बात करते हैं तो भारत क्या है, राज्यों का संघ है। ठीक है, भारत क्या है, राज्यों का संघ है। तो वो जो संघ वर्ड है वो हम लोग कनाडा से लिए हैं। ठीक है, और संघीय वर्ड का हमारे संविधान में प्रस्तावना में कहीं भी उल्लेख नहीं है, बल्कि आर्टिकल 1 में संघ शब्द का उपयोग किया गया है। ठीक है, और संघीय शब्द का हमारे संविधान में कहीं भी प्रयोग नहीं किया गया है। बट हाँ, ये संघीय व्यवस्था को भारत के द्वारा अपनाया गया है। ठीक है, संघीय व्यवस्था को भारत के द्वारा अपनाया गया है, क्योंकि भाई जान ही रहे हैं कि जब भी केंद्र और राज्य में टकराव होगा तो केंद्र ही प्रमुख रूप से मजबूत पक्ष में उसी की बात मानी जाएगी। ठीक है, और संघीय व्यवस्था क्या है, तो संघीय व्यवस्था अमेरिका का है। ठीक है, संघीय व्यवस्था क्या है, वो अमेरिका का है, लेकिन वहाँ क्या है, संघीय व्यवस्था में राज्य मजबूत हैं। ठीक है, वहाँ पे क्या है, राज्य मजबूत हैं। वहीं कनाडा में अगर शक्तियों का विभाजन है और राज्य और संघ के बीच, परंतु संघ को मजबूत बनाया गया है। ठीक है, कनाडा में क्या है, संघ को मजबूत बनाया गया, तो सेम कंडीशन अपने भारत में भी लागू होता है। चलिए बात कर लेते हैं 29वें प्रश्न की। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारत के संविधान की उद्देशिका में है। ठीक है, उद्देशिका में क्या है आपका बताइए, कौन सा शब्द नहीं है पूछा है। तो धर्मनिरपेक्ष समाजवादी प्रभुत्व संपन्न है, लोक कल्याण की बात नहीं है। लोक कल्याण आपका राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है 36 से 51 के बीच में उसका उल्लेख किया गया है। चलिए बात कर लेते हैं 30वें प्रश्न की। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किस स्वतंत्रता का वर्णन नहीं है। किस स्वतंत्रता का वर्णन है, विचार की स्वतंत्रता। ठीक है, विचार प्रकट करने की स्वतंत्रता ये भी है, विश्वास की स्वतंत्रता भी है, आर्थिक स्वतंत्रता की बात नहीं कही गई है। ठीक है, आर्थिक स्वतंत्रता की बात नहीं कही गई है। ठीक है, आर्थिक न्याय की बात कही गई है, आर्थिक स्वतंत्रता की बात नहीं कही गई है। चलिए इसको देख लीजिए आप लोग। चलिए आगे चलते हैं 31वें प्रश्न को। निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लिखित नहीं है। तो आपको पता है कि धार्मिक न्याय का उल्लेख नहीं है, क्योंकि हमको पता है कि सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय का उल्लेख है। देखिए आप लोग डायरेक्ट पकड़ा करिए कि क्या आपको पता है, जो आपको याद हो पहले उस पर दिमाग लगाइए। आर्थिक न्याय का उल्लेख है, सामाजिक न्याय का उल्लेख है, राजनीतिक न्याय, 3 प्रकार के न्याय के उल्लेख हैं, तीनों न्याय आपको पता है। ठीक है, और धार्मिक न्याय का उल्लेख नहीं है। चलिए
बात कर लेते हैं 32वें प्रश्न की। 32वां प्रश्न देखिए, संविधान की प्रस्तावना के बारे में कौन सा कथन सही है? समाजवाद धर्मनिरपेक्ष शब्द 1950 में लागू संविधान के अंग नहीं थे, आपको पता है, ठीक है। संविधान के समाजवाद धर्मनिरपेक्ष शब्द 1950 में लागू संविधान के अंग नहीं थे, ठीक है। समाजवाद धर्मनिरपेक्ष शब्द 1950 में लागू संविधान के अंग थे, ठीक है, ये याद रखिएगा, यही आपका सही हो जाएगा, ठीक है। और उक्त शब्द 1977 के संशोधन द्वारा जोड़े गए, तो ये भी बात सही। 76 के द्वारा जोड़े गए, तो ये गलत हो गया। उक्त शब्द 1985, ये भी गलत हो गया। उक्त शब्द संविधान की प्रस्तावना के अंग नहीं है, गलत है, क्योंकि प्रस्तावना के अंग ही हैं। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है? तो संविधान की आत्मा आपको पता है, उद्देशिका को संविधान की आत्मा कहा जाता है, ठीक है, ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। और अनुच्छेद 32 को डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने आत्मा कहा है, ठीक है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो है अनुच्छेद 32, उसको भीमराव अम्बेडकर के द्वारा कहा गया है कि ये आत्मा है, ठीक है। बात कर लेते हैं, निम्नलिखित में से किसने भारतीय संविधान की प्रस्तावना को हमारे संप्रभु प्रजातांत्रिक गणतंत्र की जन्म कुंडली कहा है? जब आप लोगों को कॉन्सेप्ट वाले में बता रहे थे तो आपको बताया था कि जन्म कुंडली की बात आएगी तो के एम मुंशी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। के एम मुंशी ने कहा है। संविधान को एक पवित्र दस्तावेज, तो संविधान को एक पवित्र दस्तावेज बी आर अम्बेडकर ने कहा है। और आर्टिकल 32 यानी अनुच्छेद 32 जो इसमें संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, उसको भीमराव अम्बेडकर ने क्या कहा है? संविधान की आत्मा कहा है, ठीक है। चलिए देखिए, किस वाद के फैसले में सर्वोच्च न्यायालय सर्वप्रथम घोषित किया कि उद्देश्य का संविधान का हिस्सा नहीं है? तो आपको पता है बेरुबाकी केस जो है उसमें कहा गया था कि नहीं, वो संविधान का उद्देश्य नहीं है। और बेरुबाकी जो यूनियन केस वाद था 1960 में आया था, और 1973 में जब केशवानंद भारती केस बना, केरल राज्य आया, तो उसमें कहा गया कि नहीं, उद्देश्य का संविधान का ही भाग है, ठीक है। चलिए अब बात कर लेते हैं 37वें प्रश्न की। निम्नलिखित में से किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने धारणा प्रस्तुत की उद्देशिका संविधान का भाग है? ठीक है, तो यूनियन ऑफ इंडिया बनाम कोहली नहीं, बनारसी दास बनाम स्टेट ऑफ यूपी ये भी नहीं। चलिए देख लेते हैं इधर क्या दिया हुआ है, मुंबई बना यूनियन ऑफ इंडिया, तो इसी में कहा गया था, ये चीज़ याद रखिएगा, ठीक है, इसी में कहा गया था, ठीक है। मुंबई बना केस जो है 1973 के बाद आया था, 1995 के आसपास आया था, ठीक है। कंफर्म नहीं है, थोड़ा उस चीज़ को देख लीजिएगा आप लोग। चलिए देख लेते हैं, निम्नलिखित विवादों में से किस केस में सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना को भारतीय संविधान की मौलिक संरचना का भाग स्वीकार किया था? ठीक है, तो ये केशवानंद जो केस था आया था 1973 में, उसी में कहा गया प्रस्तावना जो है ये हमारा क्या है, मूल ढांचा है, ठीक है, उसी की बात कर रहा है, ढांचे की बात कर रहा है, इस चीज़ को आप लोग देख लीजिएगा। चलिए 39वें प्रश्न की बात करते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जिन आदर्शों एवं उद्देश्यों का रूपरेखा दी गई है उसकी व्याख्या की गई है, ठीक है। तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जिन आदर्शों एवं उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई है उनकी व्याख्या कहाँ की गई है? संविधान के पाठ में कहीं नहीं, मूल अधिकार, राज्य का नीति निश्चित तत्व एवं मौलिक कर्तव्यों के अध्याय में, ठीक है। तो ये याद रखिएगा कि प्रस्तावना से संबंधित जो भी बातें उल्लेख किया गया वो आपको अगर देखने को मिलता है तो वो मूल अधिकार, डीपीएसपी और मौलिक कर्तव्यों में आर्टिकल 51 में देखने को मिलता है, ठीक है। चलिए बात करते हैं, क्योंकि मौलिक अधिकार में आपको पता है न्याय की भी बात कही गई है, मौलिक अधिकार में आपको पता है स्वतंत्रता की बात कही गई है, धर्म की बात कही गई है, और डीपीएसपी में क्या है, लोक कल्याणकारी राज्य की बात कही है, और मूल कर्तव्य में कहा गया है आपको किस चीज़ का पालन करना चाहिए। चलिए बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की, 40वें प्रश्न की। क्या है, निम्नलिखित में से कौन एक भारतीय संविधान के उद्देश्यों को प्रतिबिंबित करता है? तो भारतीय संविधान के उद्देश्यों को कौन प्रतिबिंबित करता है? प्रस्तावना ही प्रतिबिंबित करती है, यानी उसको आईना दिखाती है, ठीक है। भारतीय संविधान के उद्देशिका में कितने प्रकार के न्याय का उल्लेख किया गया? तो 3 प्रकार का, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय का उल्लेख किया गया है। चलिए बात कर लेते हैं, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में इसके सभी नागरिकों को कौन सा न्याय प्रदान करने की व्यवस्था की गई है? तो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय का किया गया है, ठीक है, ये याद रखिएगा। धार्मिक का नहीं किया गया है, ठीक है, सांस्कृतिक न्याय का किया ही नहीं गया है, ये भी नहीं किया गया है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 3 प्रकार के न्याय का उल्लेख किया गया है। भारत के संविधान के उद्देश्यों में से एक के रूप में आर्थिक न्याय का किसमें उपबंध किया गया है? तो आर्थिक न्याय का उपबंध कहाँ किया गया है? उद्देशिका और राज्य के नीति निश्चित तत्व में कहा गया है, आर्थिक न्याय की बात कही गई है, ठीक है। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न देखिए, समझने का प्रयास करिए, इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं ताकि आपको पढ़ने में थोड़ा आसानी हो। भारत के संविधान की उद्देशिका देखिए, भारत का उद्देशिका की बात कर रहा है, भारत के संविधान की उद्देशिका में क्या है क्या नहीं है उसी की बात करना है। संविधान का भाग है,
ठीक है। आपको पता है कि संविधान का भाग है किंतु कोई विधिक प्रभाव नहीं रखती, ठीक है। ठीक है, फिर संविधान का भाग नहीं है और कोई विधिक प्रभाव भी नहीं रखती, ठीक है। ये इसकी बात कही कि फिर देखिए ऑप्शन संविधान का भाग है और वैसा ही विधिक प्रभाव रखती है जैसा कि उसका कोई अन्य भाग। संविधान का भाग है किंतु उसके अनेक भागों से स्वतंत्र होकर उसका कोई विधिक प्रभाव नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि संविधान का भाग है लेकिन इसका कोई विधिक प्रभाव नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। 45वां प्रश्न देख लेते हैं। इसमें क्या कहा गया, संविधान में दिया गया आमुख न्यायालय में लागू नहीं, ठीक है, न्यायालय में लागू नहीं, महत्वपूर्ण है और उसकी उपयोगिता है, ठीक है, ये भी सही है, शासन करने के उद्देश्यों को उल्लेखित करता है, ठीक है, संविधान के कानूनी अर्थ निर्णय में सहायक है, तो ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर इसमें चारों तो दिया नहीं है, तो ये इसमें चारों दिया नहीं है, तो ये याद रखिएगा, ठीक है। चलिए 46वां प्रश्न देखिए, निम्न में से कौन सही है। सामाजिक समानता संविधान में प्रत्याभूत नहीं है, ठीक है। बताना है कि निम्न में कौन सही है। सामाजिक समानता संविधान में प्रत्याभूत नहीं है, गलत है। देश में सामाजिक समानता पहले से ही विद्यमान थी, उसकी बात कही गई है, ठीक है। सामाजिक समानता संविधान में प्रत्याभूत है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा कि हाँ इस है हमारे संविधान में सामाजिक समानता की बात कही गई है, ठीक है। अब चलिए बात कर लेते हैं 46 प्रश्नों का 46 प्रश्न ही आपके उद्देशिका से संबंधित आपके एग्जाम में पूछे गए थे। वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करिए और लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हमको भी मोटिवेशन मिले और हम आपके लिए अनेक पार्टों को इसके बाद लेके आएंगे। देखिए आज उद्देशिका हो गया, ठीक है। अगले वीडियो में कल आप लोगों को मिल जाएगा शासन प्रणाली से संबंधित जो भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं और शासन प्रणाली से संबंधित जो भी कॉन्सेप्ट की बातें हैं, कहाँ से क्या चीज़ें ली गई हैं, राजतंत्र है क्या है, तानाशाही है, संघात्मक व्यवस्था है कि एकात्मक व्यवस्था है, ठीक है, इन सभी चीज़ों का उल्लेख हम लोग कल बात करेंगे अगले वीडियो में। आप लोग इस चीज़ को जाइए जितना ज़्यादा देखिए उद्देशिका आप 2 से 3 बार अगर आप ध्यान देके इस वीडियो को देख लिए तो आपको कन्फर्म है कि उद्देशिका से प्रश्न आएंगे तो गलत नहीं होगा। एक ये देख लीजिएगा, एक और आपको 5 मिनट का वीडियो एक अपलोड है, ठीक है, उद्देशिका के नाम से, जाके प्लेलिस्ट में आप लोग देखिए। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। चलिए धन्यवाद।